हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो आपका ड्राइंग होता है, ड्राइंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जो भी टेक्निकल पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूंगा। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो डेफिनेटली वॉच माय एंटायर वीडियो टू टिल द एंड, विल गेट गुड नॉलेज। और मेरा ऐप है सिविल ब्रेन्स के नाम से, जहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक फ्री कोर्स दिया है। डेफिनेटली उस फ्री कोर्स में एनरोल करिए एंड सी मैं कैसे पढ़ाता हूँ। एंड इफ यू फील कि कंटेंट अच्छा है, डेफिनेटली मेरे कंप्लीट कोर्सेज में एनरोलमेंट करिए, सो दैट इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। अभी हमारा दिसंबर 22 से इस सारे कोर्सेज के ऊपर 30-40% का डिस्काउंट रहेगा। ये लास्ट ऑफर रहेगा इस साल का। अगेन सेम ऑफर आपको फिर नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो इस साल अगर आप सोच रहे हो कि अगले साल आपको अपने नॉलेज को अपग्रेड करके अच्छे पोजीशंस में कहीं अच्छे जगह पे अगर आपको जॉब करना है, डेफिनेटली दिस इज अ टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट इन योर लर्निंग्स। ठीक है। चलो, अब जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो ना, तो इस तरह से आपके पास ड्राइंग्स आते हैं, जिसे कॉल्ड एज अ जनरल डिटेल्स। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप करोगे ना, एक जनरल डिटेल्स के नाम से एक ड्राइंग आता है। इसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे काम करना है, किस तरह से रीइंफोर्समेंट का काम करना है साइट पे, उसके ऊपर एक पूरा ड्राइंग रहेगा। आई स्पीक ऑन दैट। फर्स्ट बेसिकली जब भी आपके पास ड्राइंग आए, फर्स्ट आप एक बार नोटेशंस को देख लो। एनजीएल का मतलब है नेचुरल ग्राउंड लेवल। जो भी आपका जमीन का जो लेवल होता है, यूजुअली वी कॉल दैट इज अ नेचुरल ग्राउंड लेवल। नेक्स्ट पीसीसी का मतलब वी ऑल नो, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसमें कोई रीइंफोर्समेंट नहीं रहेगा। आरसीसी का मतलब उसमें सरिया रहेगा। टीएचके का मतलब होता है थिकनेस। तो हर बार ड्राइंग में ना टीएचके लिखा रहेगा। तो टीएचके का मतलब होता है थिकनेस होता है। एलडी का मतलब होता है डेवलपमेंट लेंथ। बीडब्ल्यू का मतलब है बोथ वेज। सो यू मे थिंक ब्रिक वर्क, तो यूजुअली ब्रिक वर्क भी फ्यू पीपल राइट, पर वो डिपेंड करेगा कहाँ पे लिखा है। अगर स्ट्रक्चरल ड्राइंग में बीडब्ल्यू लिखा है, इसका मतलब बोथ वे से। अगर आर्किटेक्चरल ड्राइंग में बीडब्ल्यू लिखा होगा, हो सकता है वो ब्रिक वर्क हो सकता है। टी का मतलब है टॉप होता है। बी का मतलब बॉटम होता है। अगेन डिपेंड करेगा, कुछ लोग टीपी भी लिखते हैं, कुछ लोग बॉटम के लिए बीओ टी भी लिखते हैं। इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है। पर इस वाले ड्राइंग में टी मतलब टॉप है, बी मतलब बॉटम है, आरएफ का मतलब है रीइंफोर्समेंट होता है। फिर अगर कोई भी ड्राइंग में इस तरह से एक्स मार्क लिखा है, इसका मतलब वहां पे ओपनिंग है या वहां पे कोई कटआउट है। मतलब वहां पे कोई सेंटरिंग नहीं आने वाला है, कोई स्लैब वहां पे नहीं आएगा। अगर आप आपके अगर आपके ड्राइंग में ना इस तरह से मार्किंग है, इस तरह से डॉट डॉट है, इसका मतलब ये आपका पीसीसी का काम रहेगा। और इस तरह से मार्किंग है तो ये आपका ब्रिक वर्क का काम रहेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप साइड पे सब काम करते हो, ड्राइंग पढ़ते हो ना, अगर डॉटेड डॉटेड लाइन का मतलब होता है बॉटम बार। एंड इस तरह से स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है टॉप बार। अगेन वो डिपेंड करेगा, कुछ ड्राइंग में क्या करते हैं कि स्ट्रेट बार इस तरह से को ना बॉटम बार दिया जाता है, एंड डॉटेड वाले बार को कभी कभी टॉप रिइंफोर्समेंट दिखाया जाता है। सो दैट इज स्टैंडर्ड थिंग व्हाट वी प्रैक्टिस। बट अगेन इस ड्राइंग में इन्होंने डॉटेड वाले को बॉटम बार दिखा दिया है, एंड स्ट्रेट वाले को इस तरह से बार को टॉप बार दिया है। तो यू टू फॉलो द सेम थिंग। बाकी आपको ड्राइंग सब पढ़ना आता है, बट स्टिल यहाँ पे दिया है कि 16 का मतलब है 16 डायमीटर का बार होता है। इसका मतलब वो डायमीटर होता है। एट का मतलब एट द रेट ऑफ होता है। और 150 उसका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होता है। ओके, इतना क्लियर है। चलो, नाउ विल गो टू फ्यू मोर पॉइंट्स हियर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा, विल ट्राई टू सी दैट। फर्स्ट इज, या तो ये वाला नहीं चाहिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा दूंगा बस। ठीक है। हाँ, ये कि इस पूरे प्रोजेक्ट में ना इन्होंने M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट को यूज किया है, दैट यू टू अंडरस्टैंड, स्पेशली फॉर द फाउंडेशन एंड द सुपर स्ट्रक्चर वाला काम। एंड उसके बाद टाइप ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चर बीइंग कंस्ट्रक्टेड यूजिंग एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क। मतलब इस वाले प्रोजेक्ट में ना एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क, जो आप माई वन बोलते हैं ना, वो वाला यहाँ पे यूज किया है। तो व्हेन यू यूजिंग माई वन एंड ऑल, वहां पे क्या होगा, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट को यहाँ पे इन्होंने यूज किया है। ठीक है, फाइन। एंड इसका जो डी शटरिंग सब करना होता है, मतलब यूजुअली कॉलम होता है ना, आपको 16 to 24 आवर्स के बाद उसका डी शटरिंग करना होता है। तो कब कब करना है वो सारी चीज आपको IS 456 2000 कोड बुक में लिखा है। बेस्ड ऑन दैट यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट इज, अपार्ट फ्रॉम दैट, इस पूरे स्ट्रक्चर में ना आपको FE 550 ग्रेड का रीबार को यूज करने। डी का मतलब है डक्टाइल होता है। 550 उसका यील्ड स्ट्रेंथ होता है। सो इट्स रिटर्न हियर HYSD बार। HYSD का मतलब है हाई यील्ड, और या हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार होता है। ठीक है। और FE 550 यू नो, डी मतलब डक्टाइल होता है, स्पेशली जब आप अपने स्ट्रक्चर को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जोन में लगा रहे हो, स्पेशली जोन 2 3 4 एंड 5। तो इन दैट केस यू आर सपोज टू यूज डक्टाइल वाला बार, जिसमें थोड़ा इलोंगेशन परसेंटेज ज्यादा होता है। एंड ये थोड़ा डक्टिलिटी, इट हैज डक्टिलिटी एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक एंड ऑल ना, उसमें ज्यादा डक्टिलिटी आता है। सो दैट इज वाई पीपल वी प्रिफर डी वाला बार। एंड ये डी वाला जो है आपके बार के ऊपर लिखा रहेगा।
इसका और भी अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको क्या करना है, IS 1786 का कोड बुक को डाउनलोड करिए। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज उसमें, कार्बन कंटेंट कितना रहेगा, परसेंटेज ऑफ इलांगेशन कितना होना चाहिए, सल्फर कंटेंट कितना रहेगा, वो सारी चीज उसमें दिया रहेगा। सो जब आप QA किसी इंजीनियर का जॉब सब करोगे वहां पे आपको हेल्प करेगा ये सारी चीज। ठीक है। नेक्स्ट, आपका जो बाइंडिंग वायर होता है वो आपका डायमीटर होता है 1.25 mm का। बाइंडिंग वायर का डायमीटर आपको यूज करना है। एंड बाइंडिंग वायर का जो यूजुअली गेज होता है 16 और 18 गेज, यूजुअली 18 गेज या 16 गेज का बाइंडिंग वायर आप यूज करते हो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे। ठीक है। फाइन। दिस इज टू थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर। इसके बाद और भी पॉइंट्स है, वो नहीं चाहिए, मैं आपको और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा। और ये सारी चीज आपके कवर होता है, जैसे फुटिंग में यूजुअली 50 mm का कवर यूज किया जाता है। अगर आप राफ्ट फाउंडेशन बनाओगे इन दैट केस 50 ही होता है। कुछ जगह पे अगर आपका कंडीशन, एक्सपोजर कंडीशन बहुत सीवियर और एक्सट्रीम है, इन दैट केस अप टू 75 mm आप कवर प्रोवाइड कर सकते हो। अगेन, अगर आप वॉल बना रहे हो तो आपका कवर जो रहेगा 30 mm का रहेगा। कॉलम में यूजुअली 40 mm का रहेगा, यहाँ पे लिखा है। बीम में यूजुअली 25 mm का होता है, पर यहाँ पे बेस्ड ऑन द एक्सपोजर कंडीशन इन्होंने यहाँ पे 30 mm दिया है। फिर स्टेयरकेस यूजुअली 15 से 20 होता है, पर यहाँ पे इन्होंने 25 दिया है। और आपका जितने भी इंटरनल के स्लैब्स हैं, अगेन स्लैब में एक्चुअली 20 mm का कवर होता है, पर क्योंकि यहाँ पे एक्सपोजर कंडीशन थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन ना, उन्होंने यहाँ पे थोड़ा देखो, पूरा एक 5 5 mm इन्होंने बढ़ा दिया। यहाँ पे देखो 25 लिखा है स्लैब के लिए। यूजुअली स्लैब के लिए 20 mm काफी होता है, पर दे हैव गिवन 25। ठीक है। नेक्स्ट इज रूफ स्लैब। आपका अगेन 25 mm रहेगा। वाटर टैंक यहाँ पे 45 इन्होंने दिया है। और रिटेनिंग वॉल में दो होता है, एक आपका सॉइल फेस, एक होता है आपका आउटर फेस। जो भी इन कांटेक्ट विद द सॉइल है वहां पे आपको 50 mm का देना है। और जो आपका आउटर वाला फेस है वो आपको 30 mm का देना पड़ेगा। तो इस वाले प्रोजेक्ट में आपको इसको फॉलो करना है। पर इसमें ना कुछ इन्होंने 5 5 mm ज्यादा दिया है। सो टू पुट इट इन अ बेटर वे, जस्ट 1 मिनट। या तो अगर आप एक अपना IS 456 2000 कोड बुक अगर आप रेफर करोगे तो वो सारी चीज यहाँ पे मेंशन है कि फुटिंग में आपको मिनिमम 50 देना है। सो बेस्ड ऑन दैट उसने यहाँ पे 50 लिखा है। ठीक है। इन द सेम वे कॉलम के लिए आपको मिनिमम 40 mm देना पड़ेगा, यहाँ पे देखो 40 mm, दैट इज द रीजन दे हैव गिवन यहाँ पे कॉलम के लिए 40 mm दे हैव गिवन। ठीक है। इस तरह से अगेन आपको यहाँ पे नॉमिनल कवर टू मीट द ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट लिखा है यहाँ पे। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम कंडीशन। तो अगर आपका बिल्डिंग अगर एक्सट्रीम कंडीशन है तो इन दैट केस 75 mm से कम आपका कवर प्रोवाइड नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज यहाँ पे लिखा है। बेस्ड ऑन दैट ये सारे चीज हम अपने व्हाट इज दैट जनरल ड्राइंग में वी कीप ऑल दिस थिंग्स। ठीक है। फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका डेवलपमेंट लेंथ होता है। तो यू नो व्हाट इज डेवलपमेंट लेंथ। सो डेवलपमेंट लेंथ इज दैट पर्टिकुलर लेंथ जो आपका स्ट्रेस से, आपका रीबर से कंक्रीट को पास करेगा, दैट इज कॉल्ड एज योर डेवलपमेंट लेंथ। तो यूजुअली क्या होता है, अगर आपके कॉलम है तो अगर मेरा रीइंफोर्समेंट के बार है स्पेशली फॉर अ बीम आई एम शोइंग, तो ये बार आप इस तरह से एक्चुअली बेंड करने, ऑफ कोर्स वी डू अ बेंडिंग ओनली, बट दैट इज नॉट एक्चुअली अ डेवलपमेंट लेंथ। आप इसको स्ट्रेट वाले को भी डेवलपमेंट लेंथ बोला जाता है। बट समटाइम क्या होगा, अगर आप स्ट्रेट दोगे तो कॉलम से बाहर आएगा, इन दैट केस हम इसको बेंड करके इस तरह से नीचे लाते हैं, राइट। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज अ डेवलपमेंट लेंथ। ये आपका स्ट्रेस को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम द रीबार टू द कॉन्क्रीट को, ये अपना स्ट्रेस को ट्रांसफर करेगा, दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट लेंथ। एक और आता है आपका लैप लेंथ। लैप लेंथ क्यों आता है, जब भी यूजुअली जो आपका एक सरिया होता है मार्केट में ना, 12 मीटर का होता है या 40 फीट का होता है। तो जब मान लो मैंने 4 5 फ्लोर का अगर मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ तो डेफिनेटली एक बार से मेरा काम नहीं होगा, तो मेरे को 2 बार को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दिस इज फर्स्ट बार, लेट्स से 12 मीटर है यहाँ पे खत्म होगा, तो दूसरा बार मैं लाके इससे लैप करूंगा। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है 2 बार के बीच में जो मैंने लैपिंग किया, तो दैट इज कॉल्ड एज अ लैप लेंथ। तो यहाँ पे वो सारी चीज लिखा है कि अगर आप M25 ग्रेड का कॉन्क्रीट यूज कर रहे हो और आपका स्टील हमारे केस में कितना था, Fe 550 था, तो अगर मेरा M25 ग्रेड का कॉन्क्रीट है तो मुझे 54 इंटू डायमीटर ऑफ द बार यूज करने हैं। हमारे केस में क्या होगा, हमारे केस में M30 ग्रेड का कॉन्क्रीट है यहाँ पे। ठीक है। तो M30 कहाँ पे मेरा है, दिस इज M30, सही है ना, ये मेरा M30 है। और हमने Fe 500 का यूज, Fe 550 का रीबार यूज कर रहे, तो अभी मुझे कितना यूज करना पड़ेगा, आई शुड यूज 15 टू डायमीटर ऑफ द बार। ठीक है। एक चीज आपको याद रखना है यहाँ पे ऑलवेज, जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ेगा ना, डेवलप ये आपका जो डेवलपमेंट लेंथ आपका घटेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, M25 के लिए 54 था, M30 के लिए 50 हो गया, M35 के लिए 44 हो गया, और M40 एंड एबो के लिए 40 हो रहा है। तो ये आपका घट रहा है ना, क्योंकि ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका बढ़ रहा है। क्योंकि वो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, आपका जो वैल्यू है ना वो क्या हो रहा है, घट रहा है। दैट इज लॉजिकली यू अंडरस्टैंड, मैथमेटिकली इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, तो इन दैट केस आपको यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला दिया गया है, इफ यू रेफर द कोड बुक।
कहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ ढूंढना पड़ेगा, चलो ढूंढेंगे कहाँ पे लिखा है डेवलपमेंट लेंथ का। जस्ट 1 मिनट मैं ढूंढूंगा। या या तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये आपका डेवलपमेंट लेंथ है। एल डी इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू, सॉरी, डायमीटर ऑफ द बार इंटू स्ट्रेस ऑफ रीबार डिवाइड बाय 4 टाइम्स द टाउ बी डी होता है। तो यहाँ पे टाउ बी डी का आपका टाउ बी डी का मतलब है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस होता है। और डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस के लिए आपको इसको रेफर करना पड़ेगा। तो मैथमेटिकली इफ आई वांट टू एक्सप्लेन, तो ये क्या हो रहा है, आपका जो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ है, मतलब आपका ग्रेड ऑफ द कंक्रीट इधर आएगा। आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट कहाँ पे, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर तो समझ रहे हो नीचे है। तो अगर ये वाला मेरा यहाँ पे घट रहा है, तो ये वाला, ये वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। अभी मैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट को अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मेरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा डेफिनेटली, अगर ये वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब इंक्रीज होगा, तो डेवलपमेंट लेंथ आपका कम होगा मैथमेटिकली। दैट इज व्हाई यू कैन सी द सेम थिंग हियर इन द ड्राइंग कि ये वाला घट रहा है आपको। ओके, दैट इज हाउ यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड। फाइन। और याद रखना जब भी आप बार को लैप करते हो, तो वन 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 व्हाट इज दैट डाउट यू हैव कि सर मेरे पास ना, लेट्स से 20 डायमीटर का बार है और मेरे पास 16 डायमीटर का बार है। 20 डायमीटर और 16 डायमीटर को मैं लैप कर रहा हूँ सर। तो मेरा जो लैप लेंथ होगा 50 × D होगा। तो डी मेरे को 20 का लेना है, 16 का लेना है। तो यहाँ पे लिखा है लैप लेंथ शैल बी बेस्ड ऑन डाई ऑफ स्मॉलर बार बीइंग लैप, मतलब 20 और 16 में कौन सा छोटा है, 16 छोटा है ना। तो 16 × 50 करूँ तो 800 mm का लैप लेंथ आपका होना चाहिए। ठीक है, फाइन। सो आई थिंक और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, अगेन डोंट वरी, ये सारे चीज आई हैव कवर्ड इन माय एंटायर कोर्स। यहाँ पे यूट्यूब के लिए आप बस वीडियो बनाने के लिए हम आपको समझाते हैं, बट द थिंग इज एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन इन माय कोर्स। सो अगर आपको लग रहा है कि मेरा कंटेंट अच्छा है, अभी मैंने जितना भी समझाया आपको, अगर आपको ये सारी चीज समझ में आ रहे, वेल एंड गुड। तो ये सारे चीज मेरा एक्चुअली ड्राइंग रीडिंग का एक अलग सा कोर्स है। बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि सिर्फ ड्राइंग रीडिंग का कोर्स ले, आपको पूरे कॉम्बो कोर्स लेना पड़ेगा, जहाँ पे आपको साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग रीडिंग, बीबीएस, ये सारे चीज मैं अपने कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स में कवर करता हूँ। जहाँ पे अभी तक 500 प्लस स्टूडेंट्स ने इस कोर्स में एनरोलमेंट किया है। एंड इस वाले कोर्स में हम ये सारी चीज पढ़ाते हैं। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज ऑलरेडी हमने बना के रखे हैं। आई शो यू, यहाँ पे हमारा पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4, पाथ 5, इस तरह से 5 पाथ रहेगा। पाथ 1 में फर्स्ट हम आपको पूरा बिल्डिंग का एग्जीक्यूशन सिखाएंगे स्टार्टिंग से एंड तक। क्योंकि आप ऑफलाइन में भी जाओगे इतना नहीं सीखोगे जितना मैं अपने ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे हम पूरा बिल्डिंग का सबस्ट्रक्चर के एक्टिविटीज कैसे करना है आपको, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक चीज मैंने यहाँ पे कवर करके दिया है। और जो भी मैं पढ़ाता हूँ एवरीथिंग विल प्रैक्टिकली फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड, लाइक फ्लैट स्लैब हो गए, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल सिस्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से आपको साइड पे काम करना होता है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने यहाँ पे अपने कोर्स में कवर करे। सेंटर लाइन मार्किंग कैसे करना होता है, ईच एंड एवरीथिंग, ये 3 4 5 मेथड क्या होता है। आप बहुत सारे वीडियो सब देखते हो यूट्यूब पे, राइट, ये 3 4 5 मेथड क्या होते हैं, उससे आप सेंटर लाइन लेआउट कैसे करोगे, एवरीथिंग मैंने आपको प्रैक्टिकली साइड से एक्सप्लेन करके रखा है। आप 15 20 25 30 40 हजार रुपए स्पेंड करते हो ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए, सेम टू सेम थिंग, उससे 10x बेटर कंटेंट मैंने ऑनलाइन में दिया है विद अफोर्डेबल प्राइस। दैट इज वाई 500 प्लस स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन द कोर्स। देखा, अभी तुमने एक्सकवेशन किया तो अगर यहाँ पे पानी आ गए, उस पानी को कैसे डिवाटरिंग करेंगे, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, किस तरह से उसको हैंडल करना है, ये सारे चीज हम अपने कोर्स में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हम लेंगे। एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली दैट, अलॉन्ग विद दैट बहुत सारी चीजें मैंने अपने कोर्स में कवर किया है। गुड एंड बैड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे करोगे, फुटिंग का। तो ये सारी चीज प्रैक्टिकली जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने किया है, उस प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने आपको ये सारी चीज एक्सप्लेनेशन दिया है। एंड ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल, इस पूरे प्रोजेक्ट में हमने इस तरह से एक बिल्डिंग को लिया है। इस पूरे बिल्डिंग का एग्जीक्यूशन कैसे, ये सारा अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन है, तो इसको कैसे करना है, इनका ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है, ये सारी चीज हमने, पेडेस्टल क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, ऑल दोस थिंग्स आई कवर्ड इट इन माय एंटायर कोर्स। ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट, दुबई में अगर आपको जॉब करना है, या मान लो अगर आपको मिडल ईस्ट कंट्रीज में जॉब करना है, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स कैसे काम किया जाए, दिस आर फ्यू ऑफ माय स्टूडेंट्स जो वहाँ पे काम करे। तो दिस आर द फोटोज फाइव दोस्त, ये सब आपके राफ्ट फाउंडेशन है। तो उसका कॉन्क्रीटिंग कैसे होता है, उसका काम कैसे होता है, मास कॉन्क्रीटिंग क्या होता है, राफ्ट फाउंडेशन का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ऑल दोस थिंग्स आई हैव थॉट इट इन माय एंटायर साइट। सिर्फ साइट एग्जीक्यूशन का बात कर रहा हूँ, ये सारे चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा है। फिर यहाँ पे बिल्डिंग का सुपर स्ट्रक्चर का आएगा, प्रॉप्स एंड बैटन्स का कैलकुलेशन कैसे करोगे, स्लैब सेंटरिंग कैसे करोगे, बीम का ड्राइंग कैसे पढ़ोगे, ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकली मैंने आपको साइट से एक्सप्लेन किया है। तो एक बार आपका पूरा साइट एग्जीक्यूशन में अगर आप परफेक्ट बनोगे, उसके बाद मैं आपको क्यूए किसी वाले कोर्स में लेके जाऊंगा। क्यूए किसी में हम आपको पूरा मेथोडोलॉजी क्या रहेगा, चेकलिस्ट क्या रहेगा,
मास कॉन्करिंग कैसे करने, ऑल दोस थिंग्स हम यहाँ पे क्यूए में कवर करेंगे। एक बार आपका क्यूए होने के बाद फिर मैं आपको कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ, क्योंकि इस तीनों से आपका बेस बनेगा। उसके बाद हम ड्राइंग रीडिंग वाले कोर्स में लेके जाएंगे। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ऑलरेडी मैंने सारे वीडियो बना के 4 बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 26 स्टोरी का हाई राइज बिल्डिंग है। तो ईच एंड एवरीथिंग, राफ फुटिंग का कैसे पढ़ना है, हाई राइज बिल्डिंग का ड्राइंग कैसे पढ़ना है, हाई राइज कपलर इन रिइंफोर्समेंट कैसे पढ़ना है, पेडेस्टल डिटेल बंगलो कंस्ट्रक्शन, ईच एंड एवरीथिंग मैंने इस कोर्स में कवर करके लिए। अभी बस मैं यूट्यूब के लिए बस ऐसे ऊपर ऊपर हम पढ़ा के चले जाते, बट इन द कोर्स आप पूरे कंटेंट को चेक करिए, डोंट बिलीव मी। ऐप को डाउनलोड करिए, फ्री कोर्स में एनरोल करिए। और जो मेरा ये बड़ा वाला कोर्स है ना, अभी जो मैं दिखा रहा हूँ दिस वन, इसका आई थिंक मैंने 15 से 20 वीडियो आप लोगों के लिए फ्री में रखा है। तो आप इस कोर्स में 15 से 20 वीडियो आपके लिए फ्री है, जो आई थिंक 5-6 घंटे का लेक्चर मैंने फ्री में दिया है। उस फ्री वाला कंटेंट को भी चेक करो। देखो मैं कैसे पढ़ाता हूँ, देखो आपको कितना समझ में आ रहा है। एंड इफ यू फील द कंटेंट इज गुड ना, डोंट थिंक अगेन, दिस विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू आर गोइंग टू डू इन योर लाइफ फॉर द ईयर 2026। एंड ये सारे आपको 30-40% के डिस्काउंट में मिल, यू डोंट हैव टू पे मी 15,000। ये आपको लगभग 8, 8.5, 9 हज़ार के आसपास आपको दिसंबर 22 के बाद इसका ऑफर स्टार्ट होगा। ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट्स हैव शोन द इंटरेस्ट इन द कोर्स। इफ यू रियली इंटरेस्टेड, डेफिनेटली एनरोल इन द कोर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हो गया, फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे एक और पॉइंट है, लैब shall be staggered in a way in such a way that not more than 50% of the bar are lapped at one particular section. Center to center distance between adjacent labs shall be 1.3 times the of the 1.3 times the lap length of the higher bar. इसका मतलब है, जब भी आप कोई भी बार को लैप करते हो ना, तो आपको लैप इस तरह से करना है, जिसे इसको स्टैगर्ड लैपिंग। स्टैगर्ड लैपिंग मतलब, अगर आपके पास लेट से 10 बार है, तो पूरे 10 बार को ना मैं एक ही जगह पे लैप नहीं करूंगा। मान लो अभी मैं 3 बार दिखा रहा हूँ, ओके, लेट से 4 बार है। अगर इन 4 बार को मुझे लैप करना है, तो व्हाट आई विल डू, ऐसे बार लेके आएंगे, ऐसे क्रैंक देंगे या ऐसे लेके आएंगे। तो ये चारों बार को ना मैंने क्या कर दिया, एक ही जगह पे लैप कर दिया, राइट। तो यू शुड नॉट डू दैट। सो कोड सेज दैट कि लैप इज ऑलवेज अ वीक जॉइंट। जब वीक जॉइंट है, तो सारे बार को फिर वीक जॉइंट पे क्यों आप लैप करोगे। मान लो आप, राइट, तो समझ में आ रहा है ना। सो दिस बिकम्स अ वीक जॉइंट, इट्स अ रॉन्ग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। बट अगेन बहुत सारे कंस्ट्रक्शन, लोकल कंस्ट्रक्शन वैसे काम होता है। ठीक है, फाइन। तो इसीलिए आपको स्टैगर्ड लैपिंग करना है। स्टैगर्ड लैपिंग में क्या करोगे आप, एक बार आप इधर लैपिंग करो, ऐसा यहाँ पे आया आपने बार, एक बार को आप इधर लैपिंग करो, दूसरे बार को थोड़ा और नीचे लैपिंग करो, नीचे और थोड़ा नीचे लैपिंग करो, फिर नेक्स्ट बार को उस लेवल पे लैपिंग करो, नेक्स्ट और नेक्स्ट बार को थोड़ा नीचे लैपिंग करो। दिस इज कॉल्ड एज अ स्टैगर्ड लैपिंग। ओके, एंड ये जो लेंथ होता है इधर से इधर, ये आपका लैप लेंथ होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एंड ऑल्सो इन दो स्टैगर्ड लैप के बीच में जो डिस्टेंस आपको मेंटेन, मिनिमम 300 तो मेंटेन करना ही करना है। इस लैप और इस लैप के बीच में, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, ये वाला और एक गैप, ये मिनिमम आपको 300 में रखना है। और दो लैप के बीच में जो स्टैगर जब आप करोगे, इसके सेंटर से इसके सेंटर आपको 1.3 टाइम्स द लैप लेंथ आपको मेंटेन करना है। हाउ मच इट इज, 1.3 टाइम्स द लैप लेंथ यू आर सपोज टू मेंटेन इट। ठीक है, फाइन। चलो ये समझ में आ गया आपको। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, this is the meaning of that. Next is stirrup position shall be altered to change the hook position during fixing of reinforcement bar. Again a very simple topic, कुछ नहीं होता है इसमें। जब आप कोई भी चीज का लैपिंग करो, जब भी आप, या 1 मिनट, या जब आप बीम का रिइंफोर्समेंट लगाते हो, मतलब स्पेशली बीम का जब आप स्टीरअप लगाते हो ना, वो बोल रहा है कि जो स्टीरअप का जो हुक होता है ना, आपको अल्टरनेट मोड़ना होता है। अगर आप एक स्टीरअप इस तरफ मोड़ोगे, फॉर एग्जांपल एक स्टीरअप अगर आपका यहाँ पे, दूसरा स्टीरअप आपका इधर रहेगा, नेक्स्ट स्टीरअप आपका इधर रहेगा, नेक्स्ट स्टीरअप इधर रहेगा, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, या लेफ्ट में डालोगे, नेक्स्ट स्टीरअप आपका राइट में डालना होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरअप पोजिशन शुड बी अल्टर टू चेंज द हुक पोजिशन। ठीक है, फाइन। और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, पर अगेन आई कैनॉट कवर एवरीथिंग ऑन द यूट्यूब। तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कोर्स में एनरोल करो, डोंट वरी। जो भी इन्वेस्टमेंट आप अपने लाइफ में करोगे ना, दिस विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू आर गोइंग टू डू इन योर लाइफ फॉर द ईयर 2026। एंड या और कुछ पॉइंट्स है, चलो यही वाला पॉइंट को लेंगे एंड उसके बाद विल फिनिश इट ऑफ। एंड अगर आपको और भी आगे इसको कंटिन्यू करना है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाले कि कंटिन्यू। तो बाकी के जो पॉइंट्स है आई ट्राई टू कवर इट, ऑफ कोर्स एवरीथिंग आई नॉट कवर, बट या जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है आई कवर इट। या नेक्स्ट, दिस इज अबाउट द, क्या लिखा है, कंटिन्यूस स्लैब का ये डिटेलिंग होता है कि जब आप स्लैब में रिइंफोर्समेंट लगाते हो ना, तो किस तरह से आपको क्रैंक बार कहाँ तक लेके जाने, कितने तक लेके जाने, वो यहाँ पे लिखा है। वन थिंग इफ यू वांट आई एक्सप्लेन इट। ठीक है, या तो दिस इज वेरी सिंपल, उसमें कुछ होता नहीं है, इसमें इट्स वेरी सिंपल। तो कुछ नहीं, आपका बार है, तो कैसे दिया है इसने बार, ओके, ऐसे ये वाला नहीं चलेगा।
ओके चलो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको ऊपर वाला बार आपने लाया, ऐसा क्रैंक किया, और इस बार को आप इस तरह से लेके जाओगे, ठीक है। ओके आई थिंक ऐसे ही लेके जाएंगे। नेक्स्ट बार आप क्या करना, इधर से ओके, नेक्स्ट बार आपका ये नीचे वाला बार ऐसा आएगा, और आप इसको ऐसा क्रैंक करके ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आपका स्लैब का रिइंफोर्समेंट का बार डालना होता है। तो ये सारी चीज लिखा है यहाँ पे तो आपको क्रैंक कितने तक करना है, तो इट्स मेंशनड हियर। एक मिनट, इट्स मेंशनड हियर कि या ये जो आपका ए वाला पोर्शन है ना यहाँ पे, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इधर से आपको 0.1 इंटू एल तक आपको लेके जाना है। फिर उसके बाद आपका क्रैंक इस तरह से स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है, ये आपका इस कॉलम के या बीम या कॉलम के सेंटर से 0.1 टाइम्स एल। एल लेट से अगर आपका 10 मीटर है, तो 0.1 इंटू एल मतलब 1 मीटर होगा। तो यहाँ से आपको 1 मीटर तक बार इस तरह से आपको स्ट्रेट लेके जाना पड़ेगा। एंड 1 मीटर के बाद आपको इस तरह से क्रैंक देना पड़ेगा, ओके, 45 डिग्री पे। और ये कहाँ तक जाना पड़ेगा वो यहाँ पे लिखा है कि इस बीम के सेंटर से या इस कॉलम के सेंटर से ये आपका जो डिस्टेंस है ना 0.15 इंटू एल, 0.15 इंटू एल होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। 0.15 इंटू एल, यहाँ पे L1 होगा आई थिंक, एल एक्स लिखा है इसने। ओके आई थिंक इसमें कुछ मेरा मिस्टेक होगा। ओके, ऐसा नहीं लिखना है इसको, 0.15 इंटू L1 लिखना था, वो उसको बाई मिस्टेक उसने एक्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है। फाइन। नेक्स्ट आता है आपका टॉप एक्स्ट्रा। ये आपका जो टॉप एक्स्ट्रा बार हम लगाते हैं ना, टॉप एक्स्ट्रा बार, अगेन ये आपका कॉलम के सेंटर से कहाँ तक जाने, कितना तक जाने, 0.3 इंटू L1 डिस्टेंस तक आपका टॉप एक्स्ट्रा बार जाना पड़ेगा। सो एक्चुअली यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा आता नहीं है, क्योंकि ये आपका अल्टरनेट क्रैंक बार है। तो अल्टरनेट क्रैंक बार में क्या होगा, अगर एक बार इधर जैसे इधर से जाएगा, इधर हमने क्रैंक दिया, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बार क्या होगा, नेक्स्ट बार कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हाँ, नेक्स्ट बार मैं यहाँ से लेके आऊंगा, और इसको मैं यहाँ पे क्रैंक दूंगा और ऐसा लेके जाऊंगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लैब में ये बार ऐसा चला जाएगा, इधर क्रैंक होके ऐसा आगे चला जाएगा। फिर इधर वाला बार इधर आएगा, इधर क्रैंक करके इसके बीच में आ जाएगा। ऑफ कोर्स ये आपको इतना इजीली समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वहां पे ये वाला डिस्टेंस है ना, इधर से इधर कितना तक जाना है वो यहाँ पे मेंशन है, 0.3 इंटू L1 डिस्टेंस तक आपको लेके जाने। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। अगेन इसके पहले मैंने एक और यूट्यूब में वीडियो बना के रखा है, उस वाले वीडियो को आप देख लीजिए, वहां पे मैंने ये सारी चीज कवर किया है, ठीक है। या गो टू माई वीडियो सेक्शन, वीडियो सेक्शन में इस वीडियो से 2 वीडियो पहले एक वीडियो मैंने डाल के रखा है, उस वीडियो को आप देखिए, वहां पे आपको मिल जाएगा स्लैब का रिइंफोर्समेंट कैसे पढ़ना है। अलॉन्ग विद दैट और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स क्या, जब आप अपने इसमें स्लैब में सब ओपनिंग्स देते हो ना, तो बिकॉज जब आप ओपनिंग्स देते हो तो उसका शेयर स्ट्रेंथ उसका घटेगा वहां पे, क्योंकि आपने ओपनिंग किया तो पे कोई कंक्रीट नहीं है, तो उसका शेयर स्ट्रेंथ घटता है। अगेन टू इंक्रीज दैट एंड वहां पे क्रैक्स को अवॉइड करने के लिए हमें इस तरह से एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे देखो, अगर ये आपका ओपनिंग है, ओके, मतलब आपने ओपनिंग दिया, जैसे आपने ओपनिंग दिया वहां पे कट किया, तो आपको इस तरह से एडिशनल रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करना हो, 2 बार इधर, 2 बार इधर से, फिर 2 बार आपको इधर से प्रोवाइड करना है, फिर 2 बार आपको इधर से प्रोवाइड करना है। और कितना कितना प्रोवाइड करना है, एक्सटेंशन कितने, एल डी, जितना भी आपका डेवलपमेंट लेंथ है उतना उतना आपका एक्सटेंशन देना पड़ेगा, जहां पे भी आपने कटआउट दिया या जहां पे भी आपने ओपनिंग्स दिया है ना, सर्कुलर ओपनिंग इन द स्लैब, वहां पे आपको इस तरह से एडिशनल रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज आपका एसबीसी होता है, दैट इज सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। एक्चुअली जियोटेक कंसल्टेंट विल गिव यू ऑल दिस थिंग्स। एट द 2 मीटर डेप्थ आपका जो एसबीसी है 10 टन पर स्क्वायर मीटर का है, एंड ये आपका 3 मीटर पे आपका 22 टन पर स्क्वायर मीटर का है। तो इसके लिए पूरा एक सॉइल रिपोर्ट बनता है। बेस्ड ऑन द सॉइल रिपोर्ट दे विल टेल कि आपको कितने नीचे तक आपको एक्सकवेशन, अगेन व्हेन ऐसे कितने नीचे तक वो डिपेंड करेगा आपका बिल्डिंग के ऊपर कि आपका बिल्डिंग किस टाइप का है। अगर कोई बेसमेंट सब नहीं है तो नो प्रॉब्लम, अगर 2 बेसमेंट 3 बेसमेंट सब है तो आपको फिर नीचे 7, लेट से 4 मीटर 5 मीटर तक आपको एक्सकवेशन करना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा बेसमेंट कितना है। अगर बेसमेंट सब नहीं है, नॉर्मल बिल्डिंग है, तो अगेन डिपेंड करेगा सॉइल के नेचर के ऊपर कि वो कितना स्ट्रेंथ गेन, आई मीन उसका एसबीसी कितना है। नॉर्मल छोटे मोटे घर का बिल्डिंग सब बनाओगे, 5 फीट 6 फीट का एक्सकवेशन काफी होता है। 6 फीट मतलब लगभग 2 मीटर के आसपास आपका एक्सकवेशन काफी होता है, ठीक है। अगेन डिपेंड करेगा, ठीक है, बेस्ड ऑन सॉइल कंडीशन। या आई थिंक दिस मच इज इनफ। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हाँ, विल टेक लास्ट वन पॉइंट। ये आपका हुक होता है, आपने कभी देखा होगा ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक स्टीरअप ड्रॉ कर दूं, तो इस स्टीरअप में डेफिनेटली स्टीरअप या लैटरल टाइस इन केस ऑफ कॉलम, तो आपको क्या करना होता है, इस तरह से आपको हुक देना होगा।
तो अभी वो बता रहे कि हुक का ये जो लेंथ होगा वो कितना होना चाहिए। तो मिनिमम 75 mm तो होना ही होना है। तो दैट शुड बी मिनिमम 75 mm और 10 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार। अगर आप 8 mm का सरिया यूज करोगे तो 10 × 8 मतलब 80 mm होगा। और 75 mm, 75 और 80 में ज्यादा कौन सा है? 80 mm ज्यादा है, तो विल कीप इट एज 80 mm हियर। अगर आप 6 mm का बार यूज करोगे तो 10 × 6 कितना होगा? ऑफकोर्स 6 mm का बार आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेट्स से। तो 10 × 6 is 60 mm। एंड मिनिमम मिनिमम 75 तो रखना ही रखना है। इन दैट केस हम 75 रखेंगे। पर यूजुअली 10 × डायमीटर 80 mm आते हैं, तो नॉर्मल कीप इट एज 80 mm हियर। और ये आपको जो बेंड है ना, ये आपको 135 डिग्री में आपको इसका हुक देना पड़ेगा। अगेन छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन साइट पे, लोकल साइट पे, नोबडी फॉलोस ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज वहाँ के इंजीनियर्स को पता नहीं, क्योंकि वो सारे सुपरवाइजर है। बाकी कॉन्ट्रैक्टर को पता नहीं, बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम द सिविल बैकग्राउंड एंड ऑल। बट इन अ गुड कंपनीज एंड ऑल पीपल फॉलो ऑल दिस थिंग्स कि आपको 135 डिग्री में हुक आपको बेंड करना है। ठीक है, दैट्स इट। इनफ इनफ, आई थिंक मैक्सिमम चीजें मैंने कवर किया। अगेन आई रिपीट यू, अगेन मैं आपको रिपीट करूंगा। इफ यू डोंट बिलीव मी, आप इन स्टूडेंट्स का रिव्यूज को चेक करिए जिन्होंने मेरे कोर्स में एनरोलमेंट किया है। तो ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है। सर मैंने बहुत से कोर्सेज लिया है बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है, एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड रियल प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी जबरदस्त है। तो ये आपका क्यूआर कोड है मेरा सिविल ब्रेन्स का, ऐप डाउनलोड करिए, एनरोल इन द फ्री कोर्स, एंड डेफिनेटली मेक यूज ऑफ द ऑफर विच आई एम गोइंग टू गिव यू। एंड ऑल्सो ये सारे स्टूडेंट्स है, he got a package of 4.2 lakh, he got placed in PSP projects। ठीक है। फिर एक और स्टूडेंट है, या एक और स्टूडेंट है, ऑफ कोर्स ही हैड एनरोल्ड इन माय कोर्स। अगेन उसने निकमार से एमबीए का भी प्रोग्राम किया, उसको 8 लाख का पैकेज मिला फ्रॉम द कॉलेज। अगेन देखो, कोई भी कोर्स करने से आपको 8 लाख 9 लाख का पैकेज नहीं मिला, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। अगर आप मेरे कोर्स भी करोगे तब भी आपको 8 9 लाख का पैकेज नहीं मिलता है, क्योंकि 8 9 लाख का पैकेज सिर्फ कॉलेज वाले प्लेसमेंट से होते हैं। पर मेरे कोर्स से आपको इतना तो नॉलेज मिलेगा, 2 3 साल या 4 साल के बाद आप वहां तक पहुंच सकते हो। बट फ्रॉम माई कोर्स आई टेल यू, 8 9 लाख का पैकेज किसी स्टूडेंट को नहीं मिलता है, क्योंकि ये सब ऑफ कैंपस में जब आप जाते हो ना, आपको सब लोग 20 25 हजार के नौकरी पे आपको रखेंगे स्टार्टिंग लेवल पे। पर अगर आपको लेट से 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होगा तो डेफिनेटली आप 5 लाख 6 लाख के आसपास जा सकते हो। पर अगर आपको 7 लाख 8 लाख 9 लाख का पैकेज लेना है तो डेफिनेटली आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, या एनआईटी करो, आईआईटी से करो, या निकमार से एमबीए करो, पर उसके लिए बहुत पैसा लगेगा। बट अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग है, डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट यू एमबीए इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आप कर सकते हो। इसने एमबीए इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट किया तो वहां सब आपको 8 9 लाख का पैकेज मिल जाता है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज लाइक टाटा, एल एंड टी, के सी इंटरनेशनल, डीएलएफ सब वहां पे आते हैं। और ऑफ कैंपस में वैसे वाले कंपनी आपको एंटरटेन भी नहीं करेंगे। और वैसे वाले कंपनीज में अगर आपको जाने तो मिनिमम 2 3 साल, मिनिमम 3 साल का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर दैट इज हाउ इट इज। ठीक है, हाँ, आई टेल यू बोथ द थिंग्स। फिर ये सब इसको सब देख के मेरे कोर्स में एनरोलमेंट मत करिए कि अक्षय सर के कोर्स लेंगे 8 लाख का पैकेज मिलेगा, नहीं मिलेगा। नॉट ओनली माई कोर्स, इंडिया में किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ, किसी भी कोर्स करने के बाद आपको 8 9 लाख का पैकेज नहीं मिलता है एज अ फ्रेशर लेवल पे ना। अगर 3 4 साल का एक्सपीरियंस होता है देन इट्स फाइन। ठीक है, फाइन। हाँ, बट ये सब आपको 3 से 4 लाख का पैकेज फॉर अ फ्रेशर लेवल मिल जाता है। इसको ऑलरेडी आई शोन यू, ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है। ओके, ये वाला बंदे को फर्स्ट जॉब मिला था सऊदी में। आई गॉट जॉब अब्रॉड इन माई फर्स्ट इंटरव्यू, आई एम सऊदी अरेबिया, बेस्ट कोर्स टिल नाउ। इस बंदे ने बहुत सारे कोर्सेज लिया था ऑनलाइन से। ओके, फाइनली केम टू मी, he had taken my course also. So best course till now, I went to various courses, but this is something next level thing you're going to learn, heavily recommended from my side to all. So that is why I tell, definitely इस साल में इस मेरे कोर्स में इन्वेस्टमेंट करिए, यू गेट अ गुड नॉलेज। और ये वाले स्टूडेंट्स ने बहुत सारे कोर्सेस लिया मेरे जैसे, और भी बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ऑनलाइन ऑफलाइन एंड ऑल। इस बंदे ने आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इसने कोर्स लिया है। देन फाइनली ही टुक माई कोर्स ऑल्सो। तो तब जाके ये सारे रिव्यूज इस बंदे ने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, सो अगेन ऑल दिस आर द रिव्यूज। ये वाले बंदे को पुणे में जॉब मिला था, ही गॉट अराउंड 4 लाख का पैकेज मिला था, बट मेरे को पता नहीं इसको कितने साल का एक्सपीरियंस था। ठीक है, या सो ग्रेट कोर्स, नेक्स्ट लेवल कोर्स एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, या yeah, sir, I recently got placed as a diploma trainee engineer KAC International. So KAC International is a good company. वहाँ पे आपको अच्छे आई मीन एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट वहाँ पे पैकेज भी अच्छा मिल जाता है। तो ये बंदे रहेजा ग्रुप में गया था इंटरव्यू के लिए, 6 बंदे गए थे इंटरव्यू के लिए, ओनली दिस गाय गॉट सिलेक्टेड। अगेन नॉट बिकॉज ऑफ माई कोर्स, ऑफ कोर्स 70% आई टेक अ क्रेडिट, रिमेनिंग 30% आपके ऊपर भी मैटर करेगा कि आप लोग कैसे परफॉर्म करोगे। इट्स नॉट कि सिर्फ मेरे कोर्स से सब कुछ होने वाला है।
बट आपका प्रैक्टिस, आप कैसे एफर्ट डालोगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसे, वो भी मैटर करेगा। अगेन यू कैन सी ऑल द रिव्यूज एंड ऑल, ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है जिन्होंने कोर्स में एनरोलमेंट किया था। रियली कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स एंड नॉट जस्ट एनी मार्केटिंग कोर्स। वेरी डीप टेक्निकल नॉलेज हैज बीन इंपॉर्टेंट एंड सो आप बस पढ़ते चले जाना सारे रिव्यूज। द रिव्यूज आई एम शोइंग सो दैट जो भी इन्वेस्टमेंट आप मेरे कोर्स में करोगे ना, वो कहीं पे भी वेस्ट नहीं होने वाला है, एंड उसका पूरा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सो ही हैज रिकमेंडेड मोर देन 50+ पीपल। ठीक है। ये बंदे को एलएनटी में जॉब मिला था, वो 2022 का रिव्यू है, अब तो 3 साल हो चुका है। ठीक है। फाइन। सो अगेन या ऑल दिस आर द रिव्यूज। This course helped me for securing my job as a site engineer. So quickly I'll run through all the other reviews and all. So I gave interview on Saturday. Today I got selected. इतना तो मैं बताऊंगा कि मेरे कोर्स के बाद ना, यू विल बी इन सच अ पोजीशन कि आप जाके ना कोई इंटरव्यू फेस कर सकते हो। अभी भी मेरे कोर्स में और भी मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, माई वन का ये सब आ जाएगा 2-3 महीने के बाद। बट इतना लेवल तक मैं आपको रेडी करके दूंगा, पर मुझे आपका 3 to 4 मंथ्स का टाइम चाहिए। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में मैं आपको इंजीनियर नहीं बना सकता हूँ। मेरे 8 साल का एक्सपीरियंस आपको ट्रांसफर करने के लिए मेरे को 3 से 4 साल लगेंगे। ठीक है। फाइन। अगेन ये बंदे, ही वाज वर्किंग इन टाटा प्रोजेक्ट्स, ऑलरेडी 4 ईयर का एक्सपीरियंस है एंड एनरोल इन माय कोर्स। तो ही दिस इज अ रिव्यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। ठीक है। फाइन, दैट्स इट। सो ये सारे रिव्यूज मैंने आपको दिखा दिया है। That's it. So definitely download it. This will be the best offer, and this will be the best time for you to invest in 2026, so that you can go to a better position, and you can upgrade your knowledge and all. So I'll see you back in the next video. और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है, डेफिनेटली चेक इट आउट, डाउनलोड द सिविल ब्रेन्स ऐप।